Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classroom. दोस्तों आज हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हैं फ्रेज एंड क्लाउज। दोस्तों आज हम यह जानेंगे कि एक फ्रेज क्या होती है और एक क्लाउज क्या होता है और एक फ्रेज और एक क्लाउज में क्या अंतर होता है। मैं शक्ति सिंह आपको बहुत ही आसान शब्दों में ये दोनों टॉपिक्स समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए पढ़ते अपने टॉपिक्स की ओर। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फ्रेज। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट complete sense is called a phrase। दोस्तों शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना कुछ अर्थ हो परंतु वो अर्थ या मीनिंग अधूरा हो, कंप्लीट ना हो, ऐसे शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ब्यूटीफुल हाउस, द tops of mountains in the east on a wall। दोस्तों ये सभी फ्रेजेस हैं। हमारी पहली फ्रेज है ए ब्यूटीफुल हाउस, एक सुंदर घर। दोस्तों यह एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसका अपना कुछ अर्थ है परंतु यह मीनिंग यानी कि अर्थ अधूरा है। हम यह तो जानते हैं कि हम एक सुंदर घर के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम एक सुंदर घर के बारे में क्या बात कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों हमारा सेकंड एग्जांपल था द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की चोटियाँ। अब पर्वतों की चोटियाँ, अब हमें ये पता है कि हम पर्वतों की चोटियों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन पर्वतों की चोटियों के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो हमें यहाँ क्लियर नहीं है। इसी तरह हमारा तीसरा एग्जाम्पल है इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में। अब पूर्व दिशा में क्या, अगर हम ये कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में क्या, हम पूर्व दिशा में क्या बात करना चाह रहे हैं? क्या पूर्व दिशा में हमने कुछ देखा है या पूर्व दिशा में कुछ हो रहा है, हमें यह क्लियर नहीं है। इसी तरह हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो है ऑन ए वॉल, एक दीवार पर। अब एक दीवार पर क्या दीवार पर कोई बैठा है, क्या दीवार पर कुछ रखा है। तो दोस्तों जो फ्रेजेस हैं जिनका हमने अभी एग्जाम्पल आपको दिया है दोस्तों, ये सभी अपने आप में एक अर्थ यानी एक मीनिंग तो कन्वे कर रही हैं लेकिन वो अर्थ या मीनिंग पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो यहीं से सर दोस्तों हमें यह डेफिनेशन मिलती है कि एक फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह होती है जिसका अपना कुछ अर्थ यानी कि मीनिंग होता है परंतु वो अर्थ और वो मीनिंग पूर्ण यानी कि कंप्लीट नहीं होता, वो अधूरा होता है। चलिए कुछ और बातें हम फ्रेजेस के बारे में जानते हैं ताकि हमें इस टॉपिक के बारे में थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ मुख्य बातें जो हमें एक फ्रेज के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले, इट डज नॉट कन्वे ए कंप्लीट मीनिंग अलोन। मतलब एक फ्रेज जब अकेली यूज होती है तब वह कोई कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाती। मतलब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एक फ्रेज का अपना खुद का कोई पूर्ण अर्थ यानी कि कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। दूसरा, it is used as a part
of a sentence to convey a complete sense। एक फ्रेज को अपना कंप्लीट मीनिंग या पूर्ण अर्थ देने के लिए किसी सेंटेंस यानी किसी वाक्य का हिस्सा होना पड़ता है। जब तक हम किसी फ्रेज को किसी वाक्य यानी किसी सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तब तक वह अपना पूर्ण अर्थ यानी कि कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाती। तीसरा, इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। मतलब फ्रेज में एक वाक्य यानी एक सेंटेंस की तरह सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं होता। सेंटेंस वही होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट या एक वर्ब हो, लेकिन फ्रेज में ऐसा नहीं होता। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। चलिए अब इन्हीं बातों को हम उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने फ्रेजेस के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है उन्हीं बातों को हम एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण के साथ समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में निकलता है। इन द ईस्ट इस वाक्य में फ्रेज है यानी कि इन द ईस्ट पूर्व में। अब हम सिर्फ बात करें इन द ईस्ट की, पूर्व में, कि पूर्व में क्या, हमें सिर्फ इतनी सी बात से, इतनी सी फ्रेज से हमें कोई भी जानकारी हासिल नहीं होती कि हम पूर्व दिशा में किस चीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम इस फ्रेज को एक वाक्य में यूज करते हैं तब हमें इसके बारे में पूरी जानकारी यानी कि कंप्लीट मीनिंग मिलता है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में निकलता है, यानी कि पूर्व दिशा में के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है। इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है हम्टी एंड डम्टी सेट ऑन ए वॉल, कि हम्टी और डम्टी एक दीवार पर बैठे थे। ऑन ए वॉल, अगर हम बात करें सिर्फ ऑन ए वॉल, दीवार पर, तो हम यह नहीं बता पा रहे कि हमें यह तो पता है कि हम दीवार के बारे में बात कर रहे हैं ऑन ए वॉल, लेकिन दीवार पर क्या दीवार पर कोई बैठा है, क्या दीवार पर कुछ रखा हुआ है, यह हमें क्लियर नहीं हो पा रहा। लेकिन जब इसी फ्रेज को हम एक वाक्य में यूज करते हैं तब हमें इसका कंप्लीट मीनिंग मिल पाता है। हम्टी एंड डम्टी सेट ऑन ए वॉल, कि हम्टी और डम्टी दीवार पर बैठे थे। इसी तरह हमारा तीसरा वाक्य है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, पर्वतों की चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई थी। हमारी फ्रेज है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों की चोटियाँ। अब हम बात करें सिर्फ द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों की चोटियों के बारे में, तो हमें यह तो पता है कि हम पर्वतों की चोटियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं पता कि पर्वतों की चोटियों के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब इसी फ्रेज को हम किसी सेंटेंस का यानी कि वाक्य का हिस्सा बना देते हैं तब हमें यह कंप्लीट मीनिंग यानी कि पूर्ण अर्थ देती है। हमें यह पता चल पाता है कि हम पर्वतों की चोटियों के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में लिखा गया है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, कि जो पर्वतों की चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं। इसी तरह हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, कि मेरे पास एक सुंदर घर है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ ए ब्यूटीफुल हाउस की, एक सुंदर घर, तो हमें यह तो पता है कि सुंदर घर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम सुंदर घर के बारे में क्या बताना चाहते हैं वो हमें इस फ्रेज से मतलब क्लियर नहीं हो पाता, हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल पाता। लेकिन जब इस फ्रेज को हम एक वाक्य में यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया गया है आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, कि मेरे पास एक सुंदर घर है, तो हमें इस फ्रेज का
पूर्ण यानी कि कंप्लीट मीनिंग मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से यह बात फिर से क्लियर होती है कि एक फ्रेज अपने आप में कंप्लीट अर्थ नहीं देती है, लेकिन जब फ्रेजेस को हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमें उनका कंप्लीट मीनिंग मिल पाता है। दूसरा हमें यहाँ से दोनों हमारे पॉइंट क्लियर हो गए कि पहले कि सब्जेक्ट किसी भी फ्रेज का अपना खुद का कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। दूसरा, अगर हमें किसी फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग यानी पूर्ण अर्थ चाहिए तो हमें उसे किसी न किसी सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। तीसरा हमारा पॉइंट था वो ये था कि किसी फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, एक सेंटेंस की तरह, एक वाक्य की तरह। चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में निकलता है। तो इस सेंटेंस में तो सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है और राइजेज इसकी वर्ब है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। लेकिन अगर मैं इस इन द ईस्ट को अलग से लिखूं, इन द ईस्ट, तो दोस्तों क्या हम इस फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हम्टी एंड डम्टी सेट ऑन ए वॉल, कि हम्टी और डम्टी एक दीवार पर बैठे थे, तो हम्टी एंड डम्टी तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गए और सेट इस वाक्य की वर्ब हो गई। और ऑन ए वॉल जो कि एक फ्रेज है, अगर हम इसको अलग से लिख के देखें ऑन ए वॉल, तो हमें ऑन ए वॉल में ना तो सब्जेक्ट मिलेगा और ना ही वर्ब मिलेगी। इसी तरह दोस्तों द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, तो द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वर कवर्ड इस जो सेंटेंस की वर्ब फ्रेज है, यानी कि वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इसी द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स को हम अलग से लिखें और फिर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढने की कोशिश करें, हमें ना तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा ना ही वर्ब मिलेगी। इसी तरह हमारा फोर्थ जो एग्जाम्पल है उसमें आई सब्जेक्ट है वर्ब है, और ए ब्यूटीफुल हाउस जो इसका बचा हुआ हिस्सा है वो एक फ्रेज है। अगर आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस ये एक सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बात करें ए ब्यूटीफुल हाउस की और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें ना तो सब्जेक्ट मिलेगा ना ही वर्ब मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ से यह बात क्लियर होती है कि एक फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, जैसा कि एक वाक्य में होता है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि फ्रेज क्या होती है और फ्रेज के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ए क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस and contains a subject and a predicate is called a clause। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य का हिस्सा होता है और उस शब्दों के समूह के खुद के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं। अगर इसी बात को मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ तो ऐसा वाक्य जो खुद किसी वाक्य का हिस्सा होता है उसे ही हम क्लोज कहते हैं। जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का ऐसा समूह विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस जो किसी वाक्य का हिस्सा होता है, पहली बात। दूसरी, एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, और उस शब्दों के समूह के खुद के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं। अगर उस शब्दों के समूह के उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के खुद के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हैं, मतलब वो खुद भी एक वाक्य है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जो खुद किसी दूसरे वाक्य का हिस्सा होता है उसे ही हम क्लॉज कहते हैं। चलो इन्हीं बातों को अब हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है राम प्लेज क्रिकेट बट श्याम प्लेज फुटबॉल। ये हमारा एक वाक्य है कि राम क्रिकेट खेलता है
परंतु श्याम फुटबॉल खेलता है। तो दोस्तों ये एक पूरा सेंटेंस यहाँ 2 वाक्यों से मिलकर बना है। राम प्लेज क्रिकेट पहला सेंटेंस है और श्याम प्लेज फुटबॉल दूसरा सेंटेंस है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इस एक सेंटेंस के 2 क्लोज हुए, राम प्लेज क्रिकेट एंड श्याम प्लेज फुटबॉल, क्योंकि ये 2 सेंटेंसेस राम प्लेज क्रिकेट एंड श्याम प्लेज क्रिकेट खुद एक सेंटेंस का हिस्सा है। वो सेंटेंस जिसको हमने बट कंजंक्शन से इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर बनाया है। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस के हमारे पास 2 क्लोज हुए, राम प्लेज क्रिकेट एंड श्याम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे, कि चांद चमकीला था और हम अपना रास्ता देख सकते थे। तो दोस्तों ये भी एक पूरा वाक्य है। ठीक है, और यह वाक्य भी 2 वाक्यों से मिलकर बना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 क्लोज से मिलकर बना है। द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे, कि द मून वाज ब्राइट चांद चमकीला था, वी कुड सी आवर वे, और हम अपना रास्ता देख सकते थे। तो दोस्तों क्योंकि ये 2 सेंटेंसेस खुद एक सेंटेंस का हिस्सा हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 क्लोज हैं, यानी कि ये 2 सेंटेंसेस हैं, ये क्लोज का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ऐसे सेंटेंसेस जो खुद किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा होते हैं उन्हें ही हम क्लोज कहते हैं। क्लोज के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें क्लोज के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए। हमारा पहला पॉइंट है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब कम्बिनेशन। यह शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब कम्बिनेशन होता है। अगर शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब कम्बिनेशन हो तो वो सेंटेंस ही होता है, यानी कि जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लोज कहेंगे वो एक सेंटेंस ही होता है। तो फिर एक सेंटेंस और एक क्लोज में क्या फ़र्क हुआ? इट इज़ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। दोस्तों जिस सेंटेंस को हम क्लोज कहेंगे वो सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा होता है। वो ऐसे सेंटेंस का हिस्सा होता है जो 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस से मिलके बना होता है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए, इट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग बाय इट्स सेल्फ, कि क्लोज का खुद का कंप्लीट मीनिंग यानी कि पूर्ण जो अर्थ होता है, जैसे एक सेंटेंस का अपना पूर्ण अर्थ होता है वैसे ही क्लोज का अपना पूर्ण अर्थ होता है। तो क्योंकि क्लोज भी एक सेंटेंस ही होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि अगर हम किसी सेंटेंस को क्लोज कह रहे हैं तो वो किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस के साथ ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि क्लोज भी खुद एक सेंटेंस होता है तो उसका अपना कंप्लीट यानी पूर्ण अर्थ होगा ही। ठीक है, तो इन्हीं बातों को हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, तब ये हमें और क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अभी तक हमने जितना पढ़ा है क्लोज के बारे में, हम उसी को अब एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, राम प्लेज क्रिकेट, दूसरा श्याम प्लेज फुटबॉल। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग 2 सेंटेंसेस हैं, इनको हम क्लोज नहीं कह सकते। ये 2 इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वाक्य हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इनको बट कंजंक्शन से जोड़ के एक कंप्लीट वाक्य बना देते हैं तो दोस्तों ये उस वाक्य में क्लोज का काम करते हैं।
जैसे राम प्लेज क्रिकेट, श्याम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हमारे अगले एग्जाम्पल में द मून वाज ब्राइट वी कुड सी आवर वे। तो ये सेंटेंसेस भी अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, स्वतंत्र वाक्य हैं, इन्हीं को हम वाक्य कहेंगे। लेकिन जब इन दोनों को हम जोड़ के एक सेंटेंस बना देते हैं तब ये उस सेंटेंस में क्लॉज का काम करते हैं। जैसे द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे, कि चांद चमक रहा था और हम अपना रास्ता देख सकते थे। और हमने इन दोनों सेंटेंसेस को एंड कंजंक्शन से जोड़कर एक वाक्य में बदल दिया है। तो अब ये दोनों सेंटेंसेस इस वाक्य में क्लॉज का काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ के हम एक वाक्य बनाते हैं तो वो वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। और उस वाक्य में जो दो सेंटेंसेस क्लॉज का काम करते हैं वो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम और देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्लॉजेज के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक। मुझे लगता है कि तुमने कोई गलती कर दी है। तो दोस्तों, यह पूरा सेंटेंस खुद दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है, यानी कि इसमें दो क्लॉज हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक, यानी कि आई इसका सब्जेक्ट है, थिंक उसकी वर्ब है और थिंक दैट यू हैव मेड मिस्टेक ये पूरा इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। इसी तरह दोस्तों, इसी सेंटेंस में जो दूसरा सेंटेंस है वो है यू हैव मेड ए मिस्टेक। यू इसका सब्जेक्ट है, मेड इसकी वर्ब है और ये पूरा इसका प्रेडिकेट है। तो इसी तरह दोस्तों हमारे दूसरे सेंटेंस में वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग। हम शुरू नहीं कर सकते जब बारिश हो रही है। तो दोस्तों, यह सेंटेंस भी दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है, यानी कि वो दो सेंटेंसेस इस सेंटेंस के क्लॉज हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग, यानी कि वी इसका सब्जेक्ट है, स्टार्ट यहाँ पे वर्ब है और ये पूरा इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। ठीक है दोस्तों, इसी सेंटेंस में हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है इट इज रेनिंग। इट इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है और ये पूरा इसका प्रेडिकेट है। जो हमारा तीसरा सेंटेंस है दोस्तों, टेल मी वेयर यू लिव। तुम कहाँ रहते हो मुझे बताओ। ठीक है, तो दोस्तों टेल मी ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट नहीं लिखते क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। तो दोस्तों, जो पहला सेंटेंस है उसकी वर्ब है टेल, यू इसका सब्जेक्ट है जो कि लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और बाकी मी वेयर यू लिव ये इसका प्रेडिकेट है। इसी सेंटेंस में जो दूसरा सेंटेंस है वो है यू लिव। ठीक है, तो यू इसका सब्जेक्ट है और लिव इसकी वर्ब है। इसी को हम इसका बाकी बचा हुआ हिस्सा है तो प्रेडिकेट भी कहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमें पता चल गया कि क्लॉज किसे
कहते हैं। क्लोज एक ऐसा वाक्य होता है जो खुद किसी दूसरे वाक्य का हिस्सा होता है। अभी जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए ये सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एग्जाम्पल थे। आगे आने वाले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं या कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होता है। इन दोनों टॉपिक्स को हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल्स में समझेंगे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and share my videos and subscribe my channel.